हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ। मतलब यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लॉ के बीच में क्या रिलेशनशिप है और किस तरीके से यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लॉ के अंदर अपना रोल प्ले करता है। लेकिन ये टॉपिक समझने से पहले आपको इंटरनेशनल लॉ का मतलब समझना होगा कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको लॉ क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। मतलब एक कंट्री का लॉ क्या होता है। मान लो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे कोई लॉ है ही नहीं, कोई कानून है ही नहीं। और जब कानून नहीं होगा तो कोई किसी का भी मर्डर कर देगा, क्योंकि कानून ही नहीं है। क्योंकि कानून है इसलिए तो आज अगर कोई मर्डर करता है तो उसको फांसी मिलती है, उसको सजा होती है, उसको जेल में डाला जाता है। अगर कानून नहीं होगा तो कोई किसी का मर्डर कर देगा, कोई किसी की प्रॉपर्टी छीन लेगा, कोई जो है वो कहीं पे समझ लो कि रोड बनाया हुआ है उसको खोद के उसने अपना खेत बना दिया उधर, कोई जो है वो 200 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा, कोई रॉन्ग साइड राइट साइड होगी ही नहीं। तो एक तरीके का क्योस नहीं मच जाएगा। मतलब कोई इंसान आया और कहा निकाल पैसे और गोली मार दी मुझे, फिर कोई दूसरा इंसान आया और उसने दूसरे इंसान को गोली मार दी, तीसरा इंसान आया उसने 200 की स्पीड से गाड़ी चलाई, चौथा इंसान आया उसने रोड में जो है वो अपना खेत बना दिया। कानून ही नहीं है। कानून नहीं है तो कोई पनिशमेंट का प्रोविजन भी नहीं होगा। तो क्या तहलका नहीं मच जाएगा, मार काट नहीं हो जाएगी, एक मछली बाजार नहीं हो जाएगा, एक ऐसा फिश पॉन्ड नहीं हो जाएगा जहां पे बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। गुंडे लोगों का राज चल रहा है, गुंडों की जो मर्जी करती है वो करते हैं, ताकतवर कमजोर को कुचलता है। तो इसीलिए जो कानून होता है वो एक कलेक्टिव विजडम होती है सोसाइटी की। लॉ इज द कलेक्टिव विजडम ऑफ सोसाइटी। दिस इज द लिटरल डेफिनेशन दैट आई एम गिविंग टू यू अबाउट द लॉ। तो लॉ जो है वो एक कलेक्टिव विजडम है सोसाइटी की। बेसिकली लॉ ये डिसाइड करता है कि एक सोसाइटी किस तरीके से डील करेगी, या फिर एक सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया जाता है कि एक समाज के अंदर लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ताकि शांति मेंटेन की जा सके और ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। जैसे कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, आप 200 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकते, आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते। तो बेसिकली सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए और कौन इंसान क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है उसके लिए कानून बनाया है। अगर कानून ना हो तो मेरी मर्जी करे कि मैं प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बैठ जाऊं, जाके प्रधानमंत्री को गोली मारी और खुद मैं कुर्सी पे बैठ गया तो मैं प्रधानमंत्री हूं अब देश का। कानून ही नहीं है। तो बेसिकली कलेक्टिव विजडम ऑफ सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, अराजकता को खत्म करने के लिए कानून बनाया जाता है, ताकि समाज के अंदर ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, ताकि समाज जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सके और आगे बढ़ सके। इसी तरीके से जब मैं इंटरनेशनल लॉ की बात करता हूं, इंटरनेशनल लॉ हम ग्लोबल लेवल पे देखते हैं। बेसिकली इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करेंगी और कैसे जो है उनका बिहेवियर रेगुलेट किया जाएगा। तो मान लो मैंने कंट्री के अंदर की सिचुएशन आपको बता दी कि कंट्री के अंदर लॉ नहीं होगा तो क्या होगा, अराजकता आ जाएगी, मारकाट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई इंटरनेशनल लॉ ना हो तो क्या होगा, कोई भी कंट्री किसी को कैप्चर कर लेगी, कोई भी बड़ा देश छोटे देश को कैप्चर कर लेगा, उसको खा जाएगा, किसी के ऊपर अटैक कर दिया जाएगा, कहीं पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होने लग पड़ेगी, कहीं पे कोई इन्वायरमेंट को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, किसी ने जो है वो 200 न्यूक्लियर बम्स बना दिए और पूरी की पूरी ओजोन लेयर तबाह कर दी। तो क्या हमें ग्लोबल लेवल के ऊपर भी कानून चाहिए अराजकता को खत्म करने के लिए? बिल्कुल चाहिए। उसी को हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं कि अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करेंगी, अलग अलग कंट्रीज क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, इसी को हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। सो इंटरनेशनल लॉ इज द सेट ऑफ लीगल रूल्स, प्रिंसिपल्स, अग्रीमेंट्स दैट रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली इंटरनेशनल लॉ एक लीगल रूल्स का सेट है, कुछ प्रिंसिपल्स उसके अंदर आते हैं और कुछ अग्रीमेंट्स जो अलग अलग देशों ने किए होते हैं वो उसके अंदर आते हैं, जिससे कि अलग अलग देशों का, स्टेट्स का बिहेवियर रेगुलेट किया जाता है। मतलब अलग अलग देशों का, स्टेट्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाली स्टेट नहीं है या फिर पंजाब वाली स्टेट, अलग अलग देशों का बिहेवियर रेगुलेट किया जाता है। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं उनका बिहेवियर रेगुलेट किया जाता है। तो बेसिकली क्लाइमेट के ऊपर अलग अलग कंट्रीज कैसे डील करेंगी। तो भाई कोई भी कंट्री जो है वो ओजोन लेयर को हार्म नहीं पहुंचा सकती है, कोई भी कंट्री ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा नहीं करेगी, कार्बन एमिशन ज़्यादा नहीं करेगी। कई सारे अग्रीमेंट्स किए गए हैं, कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, कई सारे रूल्स हैं दुनिया के लेवल पे।
कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं कर सकती है, उसको कब्जा नहीं कर सकती है। तो इसी को हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज कैसे बिहेव करेंगी, क्या वो करेंगी क्या नहीं करेंगी, ये होता है इंटरनेशनल लॉ। इट डिफाइंस दैट व्हाट कंट्रीज कैन एंड कैन नॉट डू इन देयर डीलिंग विद ईच अदर। इसमें यह आता है कि अलग अलग कंट्रीज क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं जब वो दूसरी कंट्रीज के साथ डील कर रही हैं। अगर आप दूसरी कंट्री के साथ डील कर रहे हो तो आप उसको कब्जा नहीं कर सकते हो, आप उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो, राइट। अगर उस कंट्री ने आपके देश के अंदर कोई अगर डिप्लोमेट्स भेजे हुए हैं तो आप उनको मार नहीं सकते हो। आपने सोचा होगा ना, कभी मन में ख्याल आया कि हमारे डिप्लोमेट्स, हम मतलब कि जो हमारे फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे राजदूत होते हैं, कोई पाकिस्तान के अंदर है, कोई चाइना के अंदर है और जो कि हमारे दुश्मन मुल्क हैं, तो क्या वहां पे उनको मार नहीं दिया जाता है? वो पाकिस्तान में हमारा हिंदुस्तान का व्यक्ति कैसे रह सकता है, कोई राजदूत जो कि बात भी हिंदुस्तान की करता है, जो एक नेशनलिस्ट इंसान है, पैट्रियोटिक इंसान है, तो पाकिस्तानी मार क्यों नहीं देते हैं उसको? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के खिलाफ है कि आप किसी डिप्लोमेट को मार नहीं सकते हो, चाहे वो दुश्मन देश का हो। दिस इज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। मतलब द मैक्सिमम यू कैन डू इज टू डिक्लेयर द पर्सोना नॉन ग्राटा। आप उस इंसान को अपने देश से बाहर भेज सकते हो कि वापस जा अपने देश में, लेकिन आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकते, उसको जेल में नहीं डाल सकते, उसको मार नहीं सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती हैं, वो इसके अंदर आता है, ये इंटरनेशनल लॉ है। फॉर एग्जांपल, अ कंट्री कैन नॉट इन्वेड अनदर नेशन। एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, उसको इन्वेड नहीं कर सकता। सेकेंडली, प्रिजनर्स ऑफ वॉर मस्ट बी ट्रीटेड ह्यूमनली। जो वॉर के प्रिजनर्स होंगे, मतलब मान लो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी, है ना, हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की वॉर हुई 1972 में, 71 में। उस वॉर के अंदर हिंदुस्तान जीत गया और पाकिस्तान के कई सारे सोल्जर्स को हमने बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया, लेकिन हम उनको इनह्यूमनली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इनह्यूमनली मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनको जो है वो ऐसी जेलों में भरा गया, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको प्रॉपर हाइजीन नहीं है वहाँ पे, हम उनको ऐसे मतलब उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी वॉर के प्रिजनर को, पूरी दुनिया के अंदर अगर वॉर्स होती हैं तो जो वॉर के अंदर जो लोग जेल में डाले जाते हैं, जो सोल्जर्स जेल में डाले जाते हैं, उनको आप इनह्यूमनली ट्रीट नहीं कर सकते हो, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। उसके बाद, एवरी कंट्री मस्ट रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स। हर एक कंट्री को जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, उनकी इज्जत करनी है। जैसे कि मेरे पास अधिकार है बोलने का, मेरे पास अधिकार है बराबरी का। हर एक शख्स जो इस दुनिया के अंदर शख्स है, जो इस दुनिया के अंदर इंसान है, उसके पास ये अधिकार है कि उसके पास इक्वालिटी का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, उसके पास मजहब को मानने का अधिकार है, और हर कंट्री को इन अधिकारों की, इन ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करनी है। अब यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है इंटरनेशनल लॉ के अंदर? किस तरीके से यूनाइटेड नेशन जो है वो इंटरनेशनल लॉ को डेवलप करने के लिए रोल प्ले करता है, वो हम समझते हैं। जब मैं यूनाइटेड नेशंस की बात करता हूं, यूनाइटेड नेशन plays a central role in creating and maintaining international law। देखो, यूनाइटेड नेशन एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, या तो इंटरनेशनल लॉ नया बनाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए, जो पहले से बना हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब वो इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर तरीके से फॉलो हो, राइट। मतलब यूनाइटेड नेशन या तो नया इंटरनेशनल कानून बना सकता है, लॉ बना सकता है, या फिर जो बने हुए कानून हैं उनको मेंटेन कर सकता है कि कोई उसकी उल्लंघना ना करे। दिस रोल इज मेंशन्ड डायरेक्टली इन यूएन चार्टर, दैट इज प्रीएम्बल एंड आर्टिकल 1। और ये जो रोल है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो नया इंटरनेशनल लॉ क्रिएट कर सकता है या फिर मेंटेन कर सकता है इंटरनेशनल लॉ को, ये डायरेक्टली यूएन चार्टर के अंदर लिखा गया है। मतलब यूएन का संविधान है उसके अंदर लिखा गया है, प्रीएम्बल और आर्टिकल 1। मोर प्रिसाइसली अगर मैं बात करूं तो प्रीएम्बल और आर्टिकल 1 के अंदर वो लिखा गया है। आर्टिकल 1 जो है वो यूनाइटेड नेशन चार्टर का, वो ये कहता है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड इन प्रमोटिंग एंड इनकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। मतलब आर्टिकल 1 ये कहता है, ये एक पर्पस है यूनाइटेड नेशन का कि हमें जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करना है। मतलब अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो आपस में कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें, एक दूसरे के साथ लड़े ना, इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। और जितनी भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग देशों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर लड़ाई चल रही है, उसको सॉल्व करना है। और एंड इन प्रमोटिंग एंड इनकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट करना है, उसको जो है बढ़ावा देना है, उसको इनकरेज करना है, और उसको जो है मेंटेन करके रखना है। ये डायरेक्टली जो है वो आर्टिकल 1 के अंदर लिखा गया है, जो कि आर्टिकल 1 किसका है? यूनाइटेड नेशन चार्टर का।
अब मेन ऑर्गन्स कौन से हैं यूनाइटेड नेशन के और किस तरीके से वो अपना रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर। तो हमारे यूनाइटेड नेशन के 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल जिसके अंदर आता है, उसके बाद हमारे पास ट्रस्टीशिप काउंसिल आती है, उसके बाद हमारे पास इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आती है, उसी के साथ साथ हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है और उसी के साथ साथ हमारे पास सेक्रेटरीट आता है। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के। हालांकि ट्रस्टीशिप काउंसिल अब जो है वो 1992 या 3 में शायद खत्म हो गया था। अब हमारे पास 5 ही ऑर्गन्स बचे हुए हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद इकोसॉक इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बाद 4th इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और 5th सेक्रेटरीट। सबसे पहले देखते हैं कि जनरल असेंबली, जिसको हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी कहते हैं, इसका क्या रोल है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो एक तरीके का पार्लियामेंट है जो दुनिया के लेवल पे हमें देखने को मिलता है, एक वर्ल्ड पार्लियामेंट है जिसके अंदर जो है वो डिस्कसेस एंड रिकमेंड्स द क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरनेशनल लॉज एंड कन्वेंशंस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर ये डिस्कस किया जाता है, ये रिकमेंड किया जाता है कि हमें नया इंटरनेशनल लॉ किस तरीके से बनाना है, क्या कोई नया इंटरनेशनल लॉ बनाना चाहिए, और उसी के साथ साथ अगर कोई इंटरनेशनल लॉ पहले से बना हुआ है क्या उसके अंदर कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है, कोई अगर कन्वेंशन अग्रीमेंट पहले से है क्या उसके अंदर कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो वो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के अंदर डिस्कस किया जाता है या रिकमेंड किया जाता है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, पूरे के पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल लॉ है, एक कन्वेंशन है कि कोई भी देश जो है वो कोई भी देश जो है वो दूसरे देश के ऊपर कब्जा नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई बदलाव लाना है कि भाई अपनी सुरक्षा के लिए एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर सकता है, तो अगर ये बदलाव लाना है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको डिस्कस कर सकती है और इसके अंदर रिकमेंड कर सकती है कि ये बदलाव लाया जाए। उसके बाद जनरल असेंबली ने कुछ लीगल बॉडीज़ इस्टेब्लिश की हैं, जैसे इंटरनेशनल लॉ कमीशन, ताकि इंटरनेशनल लॉ को ड्राफ्ट किया जाए, डिज़ाइन किया जाए, उसको लिखा जाए और साथ ही साथ लीगल मैटर्स के ऊपर स्टडी की जाए कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर आनी चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। उस सारा का सारा स्टडी करने के लिए कई सारी लीगल बॉडीज़ इस्टेब्लिश की गई हैं जनरल असेंबली के द्वारा, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं किस तरीके से जनरल असेंबली एक रोल प्ले करती है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, तो यूएनजीए हेल्प क्रिएट लॉज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ द सी, ह्यूमन राइट्स एंड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने हेल्प की है और हेल्प करती है ताकि कानून बनाए जाएं समुंदर के रिगार्डिंग, जो सी के रिलेटेड लॉस होते हैं पूरी दुनिया के अंदर की सी के ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, कौन सी के अंदर माइनिंग कर सकता है, कौन फिशिंग कर सकता है, कौन वहाँ पे जो है वो अपने समुद्री जहाज़ों को लेके जा सकता है, उसके जो कानून हैं पूरे के पूरे समुद्रों के, उसके अंदर हेल्प करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ताकि उसके रिलेटेड कानून बनाया जाए। ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड कानून बनाने के लिए जनरल असेंबली हेल्प करती है और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के रिलेटेड कानून बनाने के लिए जनरल असेंबली हेल्प करती है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मतलब मैंने आपको बताया कि जब आपके देश का डिप्लोमेट, कोई अफसर जो आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो दूसरे देश में जाता है तो उसको वहाँ पे मारा नहीं जा सकता है, उसको जेल में नहीं डाला जा सकता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। मैक्सिमम दूसरी कंट्री जो है वो उसको अपने देश वापस भेज सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रोल है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। सिक्योरिटी काउंसिल मतलब यूएनएससी भी इसको हम कहते हैं, यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जब मैं सिक्योरिटी काउंसिल की बात करता हूँ, इट इंश्योर्स दैट इंटरनेशनल लॉ इज रिस्पेक्टेड बाई एवरी कंट्री। सिक्योरिटी काउंसिल ये देखने का काम करती है कि क्या इंटरनेशनल लॉ को हर कोई मान रहा है या नहीं मान रहा है, क्या हर देश इंटरनेशनल लॉ की इज्जत कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने की कोशिश करती है तो सिक्योरिटी काउंसिल उसके ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकती है। सैंक्शंस क्या होती हैं बताता हूँ अब थोड़ी देर में। इट कैन ऑथराइज सैंक्शंस और इवन मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट कंट्रीज वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ। तो कोई भी कंट्री अगर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करती है तो उसके ऊपर जो है वो मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है या फिर सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं। अब मिलिट्री एक्शन क्या होता है, मान लो क्या होता है कि कल को हिंदुस्तान जो है वो नेपाल को कब्जा कर लेता है। अब मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई भी देश दूसरे देश को कब्जा नहीं कर सकता है आर्बिट्रेरी तरीके से, लेकिन अगर हिंदुस्तान नेपाल को कब्जा कर लेता है तो हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं
इवन कि मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है। मतलब हिंदुस्तान के अंदर जो है वो वहाँ की यूनाइटेड नेशन की आर्मी आएगी या फिर वहाँ की फोर्सेस आएंगी अलग अलग कंट्रीज़ की, उन्होंने ब्लू हेलमेट पहनी होगी और हिंदुस्तान में वो ये जो हिंदुस्तान इन्वेड कर रहा है नेपाल को, उसको रोकने का काम करेंगी। या फिर यूनाइटेड नेशन अपनी सिक्योरिटी काउंसिल जो है सैंक्शंस लगा सकती है, मतलब हिंदुस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगी कोई भी कंट्री, हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ्स ज़्यादा लगा दिए जाएंगे, हिंदुस्तान के जो वीज़ा रूल्स हैं उनको ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं अगर इंडिया इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट कैन आल्सो रेफर केसेस टू ICJ एंड ICC। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है जो कि एक लीगल ऑर्गन है, किसका, जुडिशल ऑर्गन है अपना यूनाइटेड नेशन का, या फिर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वहाँ पे भी केसेस जो है वो रेफ़र कर सकती है। अगर कोई इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करती है कंट्री तो उसके रिलेटेड केस जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा सकता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो सैंक्शंस लगाई गई थी इराक के ऊपर 1990 में, जब इराक ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया था कुवैत को इन्वेड करके। तो इराक ने क्या किया, कुवैत को इन्वेड कर दिया और जो कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था, तो इराक के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई। मतलब इराक के ऊपर जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई गई कि इराक के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, इराक के ऊपर हायर टैरिफ्स और टैक्सेस लगाए गए। और इस तरीके से जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है अपना रोल प्ले करती है किसके अंदर, इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करने के अंदर या उसको फिर प्रोटेक्ट करने के अंदर। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करती है तो पुनिश करने का काम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही करती है, सैंक्शंस लगा के या मिलिट्री एक्शन लेके। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक और आर्गन है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर आता है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या रोल है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, इट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज एंड गिव्स एडवाइजरी ओपिनियंस टू UN ऑर्गन्स। अब जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स अगर चल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, मान लो इंटरनेशनल लॉ को लेके कोई लड़ाई चल रही है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, कोई कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको क्लियर करने का काम कौन करेगा, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही करेगा, जो कि एक प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कई सारे एडवाइजरी ओपिनियंस देता है, इंटरनेशनल लॉ को क्लियर करने की क्लियर करता है, अगर कहीं पे कोई एम्बिग्विटी है, कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर करने का काम करता है। इस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इंटरनेशनल लॉ को डेवलप करने में काम करता है और उसको इंटरप्रेट करने का रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक और ऑर्गन आता है यूनाइटेड नेशन का। अब इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल किस तरीके से रोल प्ले करती है, देखो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का काम है कि ये जितने भी यूनाइटेड नेशन के काम है और साथ ही साथ जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं हमारे पास, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज मतलब जो जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे पास यूनेस्को आता है एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स के रिलेटेड। ये जो ऑटोनॉमस एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि हेल्थ के फील्ड में काम करती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो लेबर के फील्ड में काम करती है। यूनेस्को भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। तो जितनी भी इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं बेसिकली ये UN के अंडर नहीं आती हैं, ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, ऑटोनॉमस हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन इनके साथ कोऑपरेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, किसकी मदद से, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की मदद से। मतलब ये जो ऑर्गन है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, ये इन एजेंसीज को यूनाइटेड नेशन के साथ कोऑर्डिनेट करवाता है, कोऑपरेट करवाता है, ताकि एक स्पेशलाइज्ड मैनर में जो है वो इंटरनेशनल लॉ के फील्ड में काम किया जाए, लाइक लेबर, ट्रेड एंड हेल्थ। क्योंकि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो मान लो हेल्थ के रिलेटेड कोई इंटरनेशनल लॉ बनाना है तो यूनाइटेड नेशन किसके साथ कोऑपरेट करेगा, WHO के साथ कोऑपरेट करेगा। मान लो लेबर के रिलेटेड कोई इंटरनेशनल कानून बनाना, इंटरनेशनल लॉ बनाना है या फिर इंटरनेशनल लॉ को देखना है, उसको समझना है, तो किसके साथ कोऑपरेट करेगा यूनाइटेड नेशन, ILO के साथ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इस तरीके से एजुकेशन और कल्चर के फील्ड में अगर कोई इंटरनेशनल लॉ बनाना है या उसके ऊपर कोई कंफ्यूजन है तो यूनेस्को के साथ कोऑर्डिनेट या कोऑपरेट किया जाएगा। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो भी एक रोल प्ले करती है, किसका, एक लिंक बन के सामने आती है, लिंक बिटवीन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। तो मान लो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेबर के फील्ड में कुछ
कानून बनाना चाहता है, इंटरनेशनल लॉ बनाना चाहता है, तो वो जो लेबर के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उसके साथ कॉपरेट करेगा। अगर हेल्थ के ऊपर कोई कानून बनाना, इंटरनेशनल लॉ बनाना है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉपरेट किया जाएगा, ताकि अच्छे तरीके से जो है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, इनकी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है, स्पेशलाइजेशन है उस फील्ड के ऊपर, इसलिए इनके साथ कॉपरेट और कोऑर्डिनेट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल लॉ कमीशन आता है। ये जो इंटरनेशनल लॉ कमीशन है, ये कमीशन बनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1947 में। और इस कमीशन का पर्पस क्या था? ये जो इंटरनेशनल लॉ कमीशन है, ये स्टडी करता है या फिर ड्राफ्ट करता है न्यू लीगल प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस फॉर अडॉप्शन बाय द UN। जो नए लीगल प्रिंसिपल्स हैं, कोई नए लीगल प्रिंसिपल्स अगर अडॉप्ट करने हैं या फिर कुछ नए इंटरनेशनल लॉज बनाने हैं, तो उनको ये ड्राफ्ट करने का काम करता है, उनको ये जो है वो स्टडी करने का काम करता है। मतलब इंटरनेशनल लॉ कमीशन का सिर्फ एक काम है कि दुनिया के अंदर कौन सा इंटरनेशनल लॉ बनाना चाहिए, उसके ऊपर ये पूरे के पूरे ड्राफ्ट रेडी करता है। वो इंटरनेशनल लॉ कैसा होना चाहिए, इसके अंदर स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, और साथ ही साथ ये जो है वो अलग अलग एरियाज़ के अंदर स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद ही आप ये जान पाओगे कि कहाँ पे हमें कोई नया इंटरनेशनल लॉ बनाने की ज़रूरत है, कहाँ पे मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत है। तो वो सारा लिखाई पढ़ाई का काम जो है, ड्राफ्टिंग का काम जो है, सेक्रेटरीट का जो काम है इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड, वो इंटरनेशनल लॉ कमीशन करता है। और ये बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये स्टडी करे कि कहाँ पे हमें इंटरनेशनल लॉज बनाने चाहिए, कहाँ पे गलतियाँ हैं, कहाँ पे चेंज करने चाहिए, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन को ये सबमिट करता है, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन उसके ऊपर सोच विचार करता है। अगर इंटरनेशनल लॉ कमीशन का वो ड्राफ्ट यूनाइटेड नेशन को पसंद आ गया, तो उसको इंटरनेशनल लॉ बना दिया जाएगा। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोडिफाइंग इंटरनेशनल लॉ। बेसिकली इंटरनेशनल लॉ को लिखने का काम जो है वो इंटरनेशनल लॉ कमीशन करता है, कोडिफिकेशन का काम इंटरनेशनल लॉ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्राफ्टेड द वीना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ 1969। जैसे कि इसने वीना कन्वेंशन ऑफ द लॉ जो था, लॉ ऑफ ट्रीटीज़ जो था, इसको ड्राफ्ट करने का काम इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने किया था। ये जो वीना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ जो 1969 में अडॉप्ट किया गया, ये एक तरीके का इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड एक कन्वेंशन है। इसको जो है लिखने का काम, ड्राफ्ट करने का काम, स्टडी करने का काम किसने किया था? इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने किया था। फिर इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने वो UN को सबमिट कर दिया, और UN ने उसको फिर जो है वो कन्वेंशन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब लॉ में कन्वर्ट कर दिया। समझ आ रही है बात? इस तरीके से जैसे हमारे देश में क्या होता है भाई, जो नई पॉलिसी या कानून अगर बनाना है तो क्या वो MP बनाते हैं? MP तो सिर्फ कहने की बात है, पीछे काम कौन करता है? IAS ऑफिसर करते हैं ना, वही उसके ऊपर स्टडी करते हैं, डिटेल रिसर्च करते हैं, ड्राफ्ट रेडी करते हैं। इसी तरीके से ड्राफ्टिंग का काम जो है या फिर लिखने पढ़ने का काम जो है वो इंटरनेशनल लॉ कमीशन करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एरियाज़। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए या फिर E-बुक अगर आपको चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9103113950 के ऊपर। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप मैसेज जब आप मुझे करेंगे, मैं आपको पूरी की पूरी इस सब्जेक्ट की E-बुक प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैंने खुद लिखी है बड़े स्ट्रक्चर्ड मैनर में, स्पेसिफिकली 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, उनको टारगेट करते हुए वो लिखी गई है। सबसे मतलब बेस्ट मटेरियल है, स्टूडेंट का फीडबैक बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आपके लिए मार्केट में कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा, मार्केट में बुक्स नहीं होंगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर उसमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंट एरियाज़ कौन से हैं इंटरनेशनल लॉ के, जो कि यूनाइटेड नेशन ने डेवलप किए हैं। मतलब कौन कौन से इंटरनेशनल लॉज ऐसे जो यूनाइटेड नेशन ने डेवलप किए हैं, बनाए हैं, या उनको डेवलप किया है। मतलब हमारे पास अलग अलग इंटरनेशनल लॉज इस वक्त आते हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के इंटरनेशनल लेवल पे कानून हैं, कन्वेंशंस हैं। तो कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल लॉज हैं जिनको यूनाइटेड नेशन ने डेवलप किया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेशनल लॉज को डेवलप किया है यूनाइटेड नेशन ने। सबसे पहले ह्यूमन राइट्स लॉ जो है, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में ह्यूमन राइट्स लॉ को डिज़ाइन करने का काम, ड्राफ्ट करने का काम, या फिर क्रिएट करने का काम, डेवलप करने का काम यूनाइटेड नेशन ने किया है। जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 जो है, इसको यूनाइटेड नेशन ने जो है वो डिक्लेयर किया था, इसको अडॉप्ट किया था। तो ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ह्यूमन राइट्स लॉ के रिलेटेड। आपको बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अब अगर यूनाइटेड नेशन का रोल है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, तो कौन कौन से इंटरनेशनल लॉज ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन ने डेवलप किए हैं, बनाए हैं।
ह्यूमन राइट्स के फील्ड के अंदर, मतलब ह्यूमन राइट्स के लेटर जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो 1948 हमारे पास आता है, जिसको यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर जो है वो ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किए गए हैं, एक लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स दी गई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि पूरी दुनिया के सारे लोगों के पास ये ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। तो ये एक इंटरनेशनल लॉ है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, जो कि यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया है ह्यूमन राइट्स के फील्ड में। उसी के साथ साथ हमारे पास दो कोवेनेंट्स आती हैं, कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो दो कोवेनेंट्स जो है 1966 में अडॉप्ट की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वो भी ह्यूमन राइट्स के फील्ड में है, जिसके अंदर लोगों के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है और साथ ही साथ इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। तो सिविल, पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स जो हैं वो लोगों को दिए गए हैं इंटरनेशनल लॉ के थ्रू, एक कानून बनाया गया है। तो इस तरीके से 1966 में दो कोवेनेंट्स को अडॉप्ट किया जाता है। पहली कोवेनेंट कौन सी थी? इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और दूसरी कौन सी थी? इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। बात समझ आ रही है? उसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कौन सा है जो यूनाइटेड नेशन ने डिज़ाइन किया है या डेवलप किया है? देखो, ह्यूमैनिटेरियन लॉज की अगर मैं बात करूं तो लॉज दैट प्रोटेक्ट सिविलियंस एंड प्रिजनर्स ड्यूरिंग वॉर, वो कानून जो सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, आम लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और जो वॉर के टाइम पे प्रिजनर्स होते हैं, जिनको बंदी बनाया जाता है, जेलों में डाला जाता है वॉर के टाइम पे, जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए कई सारे लॉज जो हैं वो यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किए हैं, बनाए हैं, डेवलप किए हैं। जैसे कि जिनेवा कन्वेंशन आता है, जिनेवा कन्वेंशन के अंदर बेसिकली सिविलियंस के लिए, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए गए हैं, और प्रिजनर्स को जो है वो अच्छे से ट्रीट किया जाए उसके लिए लॉज बनाए गए हैं, जिसको जिनेवा कन्वेंशन कहा जाता है। उसके बाद लॉ ऑफ द सी, अब समुद्र के रिलेटेड कौन सा कानून डेवलप किया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा? तो जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982, ये एक जो कन्वेंशन है लॉ ऑफ सी के रिलेटेड जो 1982 में बनाई गई थी, इसके अंदर बेसिकली ये डिफाइन किया गया है कि कंट्रीज़ का कितना हक है समुंदरों के ऊपर, ओशियंस के ऊपर और रिसोर्सेज के ऊपर, मतलब ओशियंस के बीच में जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं, या फिर जो मछलियाँ हैं, जो ओशन वेल्थ है, उसके ऊपर कौन सी कंट्री का कितना हक है, कितना माइनिंग ओशन के अंदर की जा सकती है, कितने रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं अलग अलग देशों के द्वारा, उसके ऊपर प्रॉपर इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है, जिसको हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कहते हैं 1982। उसके बाद इन्वायरमेंटल लॉ हमें देखने को मिलता है, मतलब किस तरीके से इन्वायरमेंट को बचाया जाए, प्रोटेक्ट करा जाए, उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट आता है 2015 का, और क्योटो प्रोटोकॉल आता है 1997 का। उसके बाद रेफ्यूजी लॉज हमारे पास आते हैं, रेफ्यूजीज के रिलेटेड इंटरनेशनल लॉ डेवलप किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। मतलब जैसे कि हमारे पास 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन आता है, जिसके अंदर ये डिफाइन किया गया है कि रेफ्यूजी कौन होगा और रेफ्यूजीज़ के राइट्स क्या हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फील्ड्स के अंदर इंटरनेशनल लॉ को डेवलप किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और इस तरीके से हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन का रोल क्या है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, इंटरनेशनल लॉ को प्रोटेक्ट करने का, क्रिएट करने का, डेवलप करने का और मेंटेन करने का, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको PDF ई बुक चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9103113950 ऑन व्हाट्सएप, एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, यू कैन, द लिंक्स and details are in description. Thank you so much. Bye bye. Take care. Have a nice day.